हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है? अगर फर्स्ट क्लास नहीं चल रही है तो दोस्त उसे फर्स्ट क्लास चलाइए। एक बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए, लगातार मेहनत करिए, पंक्चुअल रहिए पढ़ाई को लेकर, है ना। कंटिन्यू चीजों को पढ़िए, कंटिन्यू चीजों पे काम करिए। सफलता की यही कुंजी है। अगर हम कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखेंगे ना तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है भाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। मनीषा मौर्य, गौरव शर्मा, चौधरी आर के पटेल, मोनिका पटेल, पंकज यादव, अरविंद कुमार, ठीक है, अंशिका राठौर, प्रेमशिला सिंह, भास्कर राज, पंकज कुशवाहा, आकांक्षा तिवारी, सौरभ तिवारी, दीपक कुमार, रचना ओझा, महेंद्र पाल कश्यप, मोनू, राहुल कुमार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में हम लोग जो है वो ट्राइंगल को कंप्लीट कर चुके हैं, रेक्टेंगल को कंप्लीट कर चुके हैं, स्क्वायर को कंप्लीट कर चुके हैं और इनका थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्वेश्चन अभी करने बाकी हैं। पहले आधे घंटे हम लोग जो है वो क्वेश्चंस करेंगे और बाद के आधे घंटे जो है हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है, हाँ, इस तरीके से जो है आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले आयत के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल अगर मैं बात करूं तो 20वें क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट आप लोगों को बताया था, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बार बताएंगे, एक बार बताएंगे भाई। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन ने कहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 144 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों को 144 दिया हुआ है तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल, मैंने ए स्क्वायर आपको बताया है कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 144 है तो क्या ए स्क्वायर की वैल्यू 144 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। यानी जिस वर्ग के बारे में ये बात कर रहा है उसकी भुजा जो है वो 12 है। ठीक है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यानी कि अगर इसकी भुजा 12 आ चुकी है तो मेरे भाई इसका विकर्ण कितना आएगा? तो आप लोग जानते हैं विकर्ण जो होता है वो √2a होता है। तो a की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 12√2 हो जाएगा। 12√2 हो जाएगा। तो वो आपसे उस वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, वो आपसे इस वर्ग का परिमाप पूछ रहा है जिसकी भुजा इसके विकर्ण के बराबर है। यानी इसका विकर्ण अगर 12√2 है तो इस वर्ग की भुजा जो है वो 12√2 हो जाएगी। होगी या नहीं? यानी कि अगर आपसे परिमाप पूछा है तो चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो अगर आपने भुजा में 4 की गुणा कर दी तो आप कह सकते हैं इस वर्ग का जो परिमाप निकल के आएगा वो 48√2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। सबसे पहले उसने ये कहा है एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 144 है, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा आ जाएगी। अब हमें एक और वर्ग बनाना है जिसकी भुजा इसके विकर्ण के बराबर है, मतलब इसकी साइड जो है इसके डायगोनल के बराबर है। तो इसका विकर्ण हमें कैसे निकालना होगा? इसका विकर्ण हमें निकालना होगा भुजा में √2 की गुणा कर देंगे तो इसका विकर्ण आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई अगर इसका विकर्ण 12√2 है तो इसकी विकर्ण के बराबर इसकी भुजा है, तो इसकी भुजा 12√2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे परिमाप निकालना है तो मेरे भाई 4 से गुणा करनी होगी, तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा? 48√2 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है। बच्चे बिल्कुल बेसिक से समझिए, बिल्कुल एक एक बात समझिए। अगर इस वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर इस वर्ग की भुजा x है तो क्या इसका विकर्ण जो है वो √2x हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि इसका विकर्ण जो है वो √2x है, लेकिन उसने जो दिया है उसका विकर्ण a प्लस बी दिया है। तो क्या इसकी भुजा जो है वो a प्लस बी बाई √2 आ जाएगी? आएगी या नहीं? भाई ये इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। उसने पूछा इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप लोग जानते हैं जो भी भुजा दी हुई हो अगर हम उसका वर्ग कर देंगे तो वो उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई इधर भी स्क्वायर करिए और यहां √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरे भाई इसका जवाब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, हाँ बिल्कुल सही है। अगर मैं यहां से देखूं तो आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यानी कि मेरे भाई इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां a भी बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, कोई फर्जी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ड्राइव करोगे तो फॉर्मूला ये भी होता है कि विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दो, उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लेकिन कहां तक इतने कंक्लूजन याद करोगे? एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिए कि जो दिया हुआ है उससे भी आप लोगों को 15-20 सेकंड ही लगने वाले हैं। तो मेरे भाई इतना बर्डन हमें अपने ऊपर नहीं डालना है कि हर एक चीज का कंक्लूजन हम लोग याद रखें। अगर मुझे डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल मैं जानता हूं √2x होता है, वो मुझे a प्लस बी दिया हुआ है, तो यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, a प्लस बी बाई √2 हो जाएगा। अगर मैं भुजा का वर्ग कर देता हूं तो यही क्षेत्रफल होता है, बस इसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भाई मेरे बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मतलब 6:40 तक जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो है 7:15 तक हम लोग थ्योरी करेंगे। क्लास जो है आज 7:15 तक आप लोगों की चलेगी, तो बीच में ना आप खुद डिस्टर्ब होना ना मुझे डिस्टर्ब करना, है ना। बहुत कंटेंट है आज और बहुत पढ़ना है आज हम लोगों को, तो बहुत शांति से हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है और उनके क्षेत्रफलों का योग आप लोगों को दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो छोटे वर्ग का परिमाप आप लोगों को ज्ञात करना है कि छोटे वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये आप लोगों से मेरे भाई पूछना चाह रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर दो वर्ग दिए हुए हैं तो क्या दो वर्ग आप ऐसे बना देंगे, ये रहा पहला वर्ग और ये रहा मेरे भाई दूसरा वर्ग। पहले वर्ग की भुजा जो है, पहले वर्ग की भुजा जो है वो 4a दी हुई है और दूसरे वर्ग की भुजा जो है वो 3a आप लोगों को दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो भुजा का वर्ग ही क्षेत्रफल होता है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो भुजा का वर्ग ही क्षेत्रफल होता है और दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 225 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, यानी कि यहां से 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 225 आप लोगों को दिया हुआ है। 25 से काटेंगे 9 बार कटेगा, यहां से स्क्वायर हटाइए और यहां स्क्वायर रूट लगा दीजिए तो 9 का वर्गमूल जो है वो 3 आ जाएगा। यानी कि अगर एक ही भुजा 3 आ चुकी है तो 4 तिया 12, इसकी भुजा 12 आ जाएगी, 3 तिया 9, इसकी भुजा 9 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है छोटे वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा।
परिमाप होता है मेरे भाई चारों भुजाओं का योग होता है। तो अगर एक भुजा 9 है तो चारों भुजा कितनी हो जाएंगी? 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा भाई। 9 9 9 और 9, ठीक है। तो 9 चौक 36 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। रचना ओझा, सर एबी में 2 कहां से? 2 कहां गया? गुड़िया यहां पे देखो 1/2 है। जब 1/2 की आप इतने में गुणा करोगे तो 1/2 ये गुणा में आ जाएगा। लेकिन जब आप 1/2 की इसमें गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बस खाली यहां ए बी बच जाएगा। ऑप्शन मिलाने के लिए हमने ये गुणा भाग की है, ठीक है। नहीं तो आंसर तो मेरा भाई ये आना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। जैसा क्वेश्चन ने बोला है कोई फर्जी काम नहीं किया, जैसा क्वेश्चन ने मुझसे बोला है ठीक वैसे मैंने किया है और आंसर मैंने दोस्त निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 36 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा जो है वो 1/10 मीटर है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है पहले ऐसा डिजाइन कर लीजिए। अगर किसी वर्ग की भुजा जो है वो 1/10 मीटर आप लोगों को दी हुई है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं? यानी कि एक 4 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर ऐसे कितने छोटे वर्ग रखे जा सकते हैं? तो जब भी बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्ग रखने का क्वेश्चन आपके सामने आए तो बड़े वर्ग के एरिया को छोटे वर्ग के एरिया से डिवाइड कर देना। यानी टोटल एरिया आप लोगों के पास कितना है? तो आप कहेंगे बड़े वर्ग का एरिया क्या होता है भाई? भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ये बड़े वर्ग का एरिया आ जाएगा और आपको इसे छोटे वर्ग के एरिया से डिवाइड करना है तो 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्ग रखने हैं तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ वर्गों की संख्या आ जाएगी कि कितने छोटे वर्ग जो है आप लोग रख सकते हैं। तो मेरे भाई यहां से देखेंगे ये 100 भाग में है, ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। यानी कि हम इस बड़े वर्ग के अंदर जो है 1600 छोटे वर्ग रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो एक चीज अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं कि जब भी आप लोगों का बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्ग को रखने का क्वेश्चन आता है तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने नंबर ऑफ वर्गों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चे जो है वो पूछ रहे थे कि राजस्थान से ऐसा क्या गिफ्ट आप लोगों को मिला, ऐसा क्या गिफ्ट आपको मिला जिससे मतलब बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए, नम हो गई। तो बहुत सारे बच्चे मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं कि 29 मार्च को जो है वो पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, है ना। तो बड़ा चीजें झंझोड़ के रख दी हैं पूरी। और मतलब जीवन में सबसे बड़ा दुख जो है वो भगवान ने दिया है तो अब दिया है, और मुझे ही नहीं पूरे परिवार को दिया है। और सबकी हालात को देखते हुए मतलब मैं तो खैर पूछो ही मत, है ना। ये दिखावटी हंसी, ये दिखावटी अपने आप को कंट्रोल करना, वो सारी चीजें हो रही हैं। तो कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि जी एक बार उस गिफ्ट को दिखा जरूर देना। तो एक बार मैं बच्चे उस गिफ्ट को दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, है ना। ये गिफ्ट जो है उस भाई ने दिया है। ये प्यारा गिफ्ट जो है वो उस भाई ने दिया है, राजस्थान से सप्रेम भेंट। ठीक है, तो पिताजी की और मेरी तस्वीर है
और ये तस्वीर जो है वो मैंने अपनी डीपी पे लगाई हुई है। और ये तस्वीर मैक्स हॉस्पिटल वैशाली की है, जहां पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो बस केवल याद ही अब बाकी रह गई हैं। खैर, पिता और माता का तो आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मानने वालों के लोगों में से अगर कोई मानने वाले लोग हैं तो उनके जीवन में तो उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। बस मैं ऐसा सोचता हूं कि जो मैं पूछूंगा शायद बोल नहीं पाएंगे मेरे सामने, पर पिताजी सामने हैं, बिल्कुल हर एक चीज देख रहे हैं। तो ऐसी ही सोच जो है वो आपकी भी होनी चाहिए। कभी भी परेशान मत करना मेरे भाई, है ना। इन दोनों को कभी भी लाइफ में परेशान नहीं करना है। आप लोगों को कुछ भी कर लेना, जीवन में कितना ही हार जाना, जीवन में कितना ही आप लोग ऊंचाई को छू लेना, कभी भी जीवन में इन दोनों को परेशान मत करना। एक भी क्षण ऐसा ना हो कि इन दोनों के जीवन में आपकी वजह से आंसू आए। खुशी के आंसू आए वो बहुत अच्छी बात है। हर कोशिश ये होनी चाहिए कि इनकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो आंसू जो हो खुशी के हो, गर्व से सीना चौड़ा हो। ठीक है, तो ये सोच हम लोगों को रखनी है। पैसा, सफलता, ये सारी चीजें मिल जाती हैं जीवन में, लेकिन मेरे भाई जो माँ बाप हैं वो जीवन में एक ही बार मिलते हैं। ठीक है, तो इनका विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत प्यार से रहिएगा और हर वक्त कोशिश करिएगा कि ये आपसे खुश रहें, और ये तो चाहते ही हैं कि आप नई नई ऊंचाई को छुए। ठीक है, चलिए। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुना कर दी जाती है, भाई मेरे, एक वर्ग है, अगर इसकी जो भी भुजा आप लोगों को दी हुई है, मान लो इसकी भुजा 1 है, तो एक दूसरा वर्ग बनाया गया जिसकी भुजा जो है वो 3 गुना कर दी गई। तो पहले भुजा 1 थी, तो अब भुजा कितनी कर दी होगी? 3 कर दी होगी। ठीक है भाई, तो परिणामी वर्ग कौन सा है भाई? परिणामी वर्ग ये है। और मूल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1, क्योंकि भुजा का वर्ग ही क्षेत्रफल होता है। तो रेशो क्या हो जाएगा? 9:1 हो जाएगा। एक बच्चे का एक कंसर्न था कि जो 2021 में तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंसुरेशन से, 2017 में थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल जो है वो पेचीदा है। मैंने बिल्कुल 2017 के हिसाब से कराऊंगा, लेकिन मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जब मैं इंडिविजुअल टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूंगा तो वो आसान ही होंगे। क्वेश्चन का लेवल कब बनेगा? जब हम पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर चुके होंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे, तो वो सारे मिक्स क्वेश्चन जो है वो एक शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। और वहां से आपको फील भी आएगी कि 2017 2021 दोनों पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए। ये क्वेश्चन एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष जो है वो 48 खंबे जो है वो गाड़ता है। यानी कि एक वर्गाकार क्षेत्र है, एक स्क्वायर शेप का एक क्षेत्र है, एरिया है, उसमें 48 खंबे गाड़ता है। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी जो है वो 5 मीटर है। भाई कुछ नजारा ऐसा है कि ये स्क्वायर शेप का एक एरिया है, यहां चारों तरफ जो है वो खंबे लगाने हैं और 48 खंबे लगाने हैं, और 2 खंभों के बीच की दूरी जो है वो 5 मीटर है। तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है, यानी ये 2 खंभे हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो 5 मीटर आप लोगों को दी हुई है, तो 48 खंभों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो आप कहने वाले हैं जी 8 पंजे 40, 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 48 खंबे जो है इसके चारों तरफ लगाए गए हैं, तो क्या ये चारों तरफ की लंबाई जो बैठ रही होगी वो 240 मीटर बैठ रही होगी। यानी कि मेरे भाई अगर वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं, 240 मीटर जो है वो चारों भुजाओं की लंबाई है,
तो क्या प्रत्येक भुजा जो है वो 60 मीटर की आ जाएगी? क्या ये बात समझ में आ गई? अगर प्रत्येक भुजा 60 मीटर की आ चुकी है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर ही क्या होता है? एरिया होता है। 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी वो जो वर्ग आप लोगों के सामने होगा, अगर मैं उसका एरिया आप लोगों से पूछूं तो उसका एरिया जो है वो 3600 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था कि अगर दो खंभों के बीच की दूरी 48 मीटर है तो मेरे भाई पूरे सभी खंभों के बीच की दूरी जो है वो 240 मीटर हो जाएगी। और वो सभी खंभे जो है इस स्क्वायर फिगर के चारों तरफ लगाए गए हैं, यानी चारों तरफ की लंबाई जो है वो 240 मीटर हो जाएगी। अगर चारों तरफ की लंबाई 240 मीटर है तो एक तरफ की लंबाई 60 हो जाएगी। और अगर भुजा आप लोगों को दी हुई है तो मेरे भाई उसमें क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, भुजा का वर्ग ही क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 7200 मीटर स्क्वायर है। ये एक वर्गाकार मैदान है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 7200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसका क्षेत्रफल 7200 दिया हुआ है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो अभी बता के आया हूं कि अगर क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे तो वो भुजा निकल के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 36 गुणा 2 72 हो गया और गुणा 100। क्या 7200 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं? अगर 36 का वर्गमूल पूछूं तो 6 आएगा और 100 का वर्गमूल पूछूं तो 10 आएगा और 2 जो है वो बाहर नहीं जाएगा, तो क्या उसकी भुजा जो है वो 60√2 हो जाएगी। यानी कि इस वर्ग की भुजा 60√2 आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, इस वर्ग की भुजा जो है वो 60√2 आपके सामने आ चुकी है। दिकेश कुमार मेरे भाई सुनना ध्यान से, जब भी एक लाइन में खंबे लगे होते हैं, जब भी एक लाइन में खंबे लगे होते हैं तो 3 खंभों के बीच में 2 गैप होंगे, तो उस केस में 10 मीटर दूरी रहेगी। लेकिन अगर वही खंबे स्क्वायर शेप में लगे हैं या वही खंबे सर्कुलर शेप में लगे हुए हैं तो जितने खंबे होंगे उतनी ही बीच की दूरी होंगी। अगर 48 खंबे हैं तो 48 ही बीच की दूरी होंगी और एक दूरी की लंबाई 5 मीटर है तो 48 दूरी की लंबाई जो है वो 240 मीटर होगी। अगर ये सीधी रेखा में 48 खंबे लगे होते तो इनके बीच की दूरी जो है वो 47 होती, उस केस में एक दूरी कम होती है। लेकिन अगर सर्कुलर या स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ये खंबे लगाए गए हैं तो मेरे भाई जितने खंबे लगाए गए हैं उनके बीच की दूरी भी उतनी ही रहने वाली है। ठीक है, तो अगर इस वर्ग की भुजा जो है वो 60√2 आ चुकी है। क्वेश्चन ने कहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। यानी एक व्यक्ति ऐसे इसे पार करना चाहता है, डायगोनली पार करना चाहता है, तो कितना समय लगेगा। आप लोग समय का फॉर्मूला जानते होंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? समय का फॉर्मूला होता है कि वो दूरी कितनी है जो पार करनी है और किस चाल से चलना है वो बता दीजिए। तो अगर मैं दूरी पूछूं तो क्या मुझे विकर्ण निकालना पड़ेगा। अगर भुजा 60√2 है तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √2a। यानी कि भुजा जो है वो 60√2 आप लोगों को दी हुई है। √2 की √2 में करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 60 में करेंगे तो दूरी जो है वो 120 मीटर आ जाएगी। आएगी क्या? और चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। कर देंगे क्या? 5 चौक 20, 20 छिक्का 120, 18 छिक्का 108, 108 सेकंड आपके सामने आ जाएगा। 108 सेकंड आपके सामने आ जाएगा। 108 सेकंड का मतलब क्या होता है?
108 सेकंड का मतलब क्या होता है? 9/5 मिनट होता है। भाई 108 सेकंड का 25 मिनट तो होता नहीं है, 108 सेकंड का 30 मिनट तो होता नहीं है, 108 सेकंड का 5 मिनट तो होता नहीं है। 108 सेकंड का अगर 9/5 मिनट है तो इसे सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो क्या ये 108 सेकंड हो जाएगा? यानी 108 सेकंड को हम 9/5 मिनट लिख सकते हैं। यदि मैं उसे विकर्णतः पार करूंगा मेरे भाई तो मुझे समय कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 108 सेकंड का समय जो है वो मुझे लगने वाला है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई। तो अगर विकर्णतः पार कर रहा है तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, वो आपको पता होनी चाहिए। और अगर भुजा के अलोंग पार कर रहा है तो भुजा की लंबाई आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का, बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले एरिया दिया हुआ था 7200, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये इसकी भुजा आ जाएगी। ठीक है, अगर भुजा में √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका विकर्ण आ जाएगा। और विकर्ण अगर 120 मीटर आ चुका है तो दूरी को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में था, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। यानी कि आंसर जो आएगा, समय जो आएगा वो 108 सेकंड में वो स्क्वायर जो है वो पार हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क आप लोग बना लीजिए, एक शानदार क्वेश्चन हम लोग इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आराम से याद रखना, उन फॉर्मूले को रिकॉल करना जो रास्ते के फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे, जो रास्ते के फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे मेरे भाई, उन फॉर्मूले को याद रखना थोड़ा सा, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई जो है वो 18 मीटर दी हुई है। एक वर्गाकार पार्क है, ये रहा भाई वर्गाकार पार्क, इसकी भुजा की लंबाई जो है वो 18 मीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर जो है एक चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है इसके बाहर चारों ओर। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। मैंने आप लोगों को बताया होगा, चाहे वर्ग की बात हो चाहे आयत की बात हो, जब भी रास्ता बाहर बना होता है तो बाहर बने रास्ते का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, क्या ये याद है? x जो होता है वो रास्ते की चौड़ाई होती है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। वर्ग की लंबाई भी 18 होती है, वर्ग की चौड़ाई भी 18 ही होगी, बराबर होती है। यहां देखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 18 और 18 36 और 6 42 हो जाएगा। और 42 की गुणा 6 में करेंगे, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा। यानी बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 252 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी हो, कोई दुख दर्द हो, कोई कष्ट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। एक डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोगों के सामने है मेरे भाई, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर आप लोगों को इस बात में, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो। ठीक है, बताइए भाई। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? हाँ, नहीं रेक्टेंगल की तरह तो हो जाता है। वर्ग के जितने भी, मैंने बताया होगा कि वर्ग जो होता है आयत ही होता है, एक तरीके का आयत ही होता है। तो वर्ग के सारे फॉर्मूले आयत के वाले फॉर्मूले ही लग रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आयत वाले फॉर्मूले आप लोगों को याद हैं तो वर्ग के अलग से फॉर्मूले याद रखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है। ये एक वर्ग है, इसके चारों ओर जो दिया हुआ है वो रास्ता 4.5 मीटर चौड़ा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4.5 मीटर चौड़ा दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 105.75 वर्ग मीटर दिया हुआ है।
तो 100 रुपए प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बाड़ मतलब 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से यहां उसे बाड़ लगाना है, रास्ते पर बाड़ लगाना है। ठीक है, तो वो आपसे इसका परिमाप पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, वो इसका परिमाप आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई इसका परिमाप हम लोग? अगर इस वर्ग की भुजा को मैं ए मान लूं, इस वर्ग की भुजा को मैं ए मान लूं, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, जब भी रास्ता बाहर बना हुआ होता है तो 2xl प्लस बी प्लस का 2x होता है। क्या रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 105.75 आप लोगों को दिया हुआ है, 105.75 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 105.75 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहां रास्ते की चौड़ाई 4.5 है, 4.5 दूनी 9 हो जाएगा, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ये 2a हो जाएगी, और 4.5 दूनी यहां पे भी 9 हो जाएगा, और यहां क्या है 105.75 आप लोगों को दिया हुआ है। कोई दिक्कत? यहां अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 9 एकम 9 होगा, 1 बचेगा, 9 एकम 9 होगा, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63 होगा, 4 बचेगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। अगर ये प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, तो 11.75 में से 9 जाएंगे तो 2.75 बचेगा। ये 2.75 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 2a की वैल्यू आ जाएगी, यानी a की वैल्यू क्या होगी 1.236 1.375 हो जाएगी। यानी कि उस वर्ग की भुजा कितनी है 1.375 है। कितनी है भाई? उस वर्ग की भुजा जो है 1.375 है मेरे भाई। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि रास्ता कितना चौड़ा है। ये रास्ते की चौड़ाई है। अगर ये भुजा 1.375 है तो 4 की अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या इसकी चौड़ाई आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली लंबाई जो है वो 1.375 आई है, तो यहां अगर मैं इसकी आप लोगों से लंबाई पूछना चाहता हूं तो क्या मुझे 4 की गुणा करनी पड़ेगी? ये भी 1.375, ये भी 1.375, ये भी और ये भी। यानी अगर मैं बात करूं 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 को 0 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 को 5 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होगी आप लोगों की? बोलो। यानी कि मुझे जो बाड़ लगाना है, मुझे जो फेंसिंग करनी है वो 5.5 मीटर पे फेंसिंग करनी है। इतने पे ही तो फेंसिंग करनी है। यानी कि अगर 1 मीटर के 100 रुपए खर्चा आता है तो 5.5 मीटर में कितना खर्चा आ जाएगा? तो क्या आप लोग कह सकते हैं 550 रुपए का खर्चा आ जाएगा। यानी कि अगर खर्चे की बात होगी तो 550 मीटर का खर्चा आप लोगों का आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टाइम तो आप लोगों का हो चुका है 6:41, लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लो, थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ग है, इसके चारों तरफ जो है वो 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 105.75 दिया हुआ है। अगर किसी वर्ग के बाहर चारों तरफ जो है, हाँ मैं बता देता हूं, अगर किसी वर्ग के बाहर चारों तरफ रास्ता बना हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका यह होता है। ये क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है, यहां से ए की वैल्यू निकालोगे इतनी आएगी। भाई जब आप, जैसे आपने खेत के चारों तरफ देखा होगा, जब हम फेंसिंग करते हैं तो खेत की बाउंड्री पर ही तो फेंसिंग कर रहे होते हैं। तो खेत की बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? किसी की बाउंड्री को हम लोग परिमाप ही तो बोलते हैं। यानी अगर मुझे यह पता लगाना है फेंसिंग मुझे यहां करनी है, बीच में थोड़ी ना फेंसिंग होती है। फेंसिंग जब करनी होती है तो खेत की बाउंड्री को कवर करना होता है। तो खेत की बाउंड्री कितनी लंबी है, क्या मुझे परिमाप नहीं निकालना होगा? तो अगर एक भुजा की लंबाई इतनी है तो 4 भुजाओं की लंबाई, क्या 5.5 मीटर का तार मुझे चाहिए? 5.5 मीटर की मुझे फेंसिंग करनी है। उसने कहा है 1 मीटर के 100 रुपए लगते हैं, यानी 1 मीटर तार जो है वो 100 रुपए का आता है। तो 5.5 मीटर तार जो है वो कितने रुपए का आएगा? तो आप कह देंगे 550 रुपए का आएगा। ठीक है, तो उसके चारों तरफ फेंसिंग करने का जो खर्चा आएगा मेरे भाई, वो 550 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद जो है हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद जो है हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। ये आयताकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 480 वर्ग मीटर आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है भाई। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक हो। अच्छा 20% अधिक का मतलब क्या होता है? 20% अधिक का मतलब होता है लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई अगर 5 है तो लंबाई 1 ज्यादा है, तो क्या ये 6 हो जाएगी? यानी लंबाई 6a दे रखी है और चौड़ाई 5a दे रखी है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 की गुणा 5 में करेंगे 30 आएगा और 1 की गुणा a में करेंगे a² आएगा। क्या एरिया ये आना चाहिए? उसने एरिया कितना दिया है? 480 दिया है। 0 से 0 कट गई और 3 से काटा तो 16 बार कट जाएगा, ठीक है। अगर a² की वैल्यू 16 है तो a की वैल्यू क्या 4 आ जाएगी। 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होता है, यानी मैं कह सकता हूं कि उसकी लंबाई जो होगी वो 24 होगी और a की वैल्यू 4 है तो उसकी चौड़ाई जो होगी वो 20 हो जाएगी, ठीक है। आयताकार मैदान की लंबाई बताइए तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हमने स्क्वायर के क्वेश्चन आज किए और आयत का एक ही क्वेश्चन किया है। यूपीएसआई में आयत का एक क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, रास्ते का ही क्वेश्चन है। कल हम आयत के क्वेश्चन दोस्त देख रहे होंगे, है ना। कल हम आयत के क्वेश्चन देख रहे होंगे। अब जो है हम थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट जो है पढ़ लेते हैं। हम लोग जो है वो ट्राइंगल कर चुके हैं, हम लोग जो है वो स्क्वायर कर चुके हैं, हम लोग जो है वो रेक्टेंगल कर चुके हैं। अब हेडिंग डालिएगा पैरेललोग्राम क्या होता है। हेडिंग डालिएगा मेरे भाई पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसे हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज हम लोग बोल रहे होते हैं, उसे हम लोग इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पहले फिगर बताइए, तो पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आप कहोगे जी ये तो आयत में भी होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी एक आयत बन जाएगा, ठीक है। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, क्या इसके विकर्ण बराबर होते हैं? क्या इसके विकर्ण बराबर होते हैं? कोई मुझे बताएगा क्या इसके विकर्ण बराबर होते हैं? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? एक बार बस मुझे ये बता दीजिए कि क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? तो आप क्या कहोगे मेरे भाई? बताओ फटाफट। एक बार आप मुझे बताइए पैरेललोग्राम्स के क्या विकर्ण इक्वल होते हैं? तो आप कहेंगे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स जो है वो बराबर नहीं होते हैं। डायगोनल्स जो है वो बराबर नहीं होते हैं। अब यहां से तमाम चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। यदि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, एक लंब डाल दूं, तो यही ऊंचाई का काम करता है। मान लो ये जो है इसकी लंबाई दी हुई है, मान लो ये जो है इसकी चौड़ाई दी हुई है, ये जो है लंबाई दी हुई है और ये जो है इसकी चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं, किसी भी समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना चाहता हूं, तो मुझे आधार गुणा ऊंचाई लेना होगा। अगर मैं आधार इसको लेता हूं तो इसी पे पड़ने वाला लंब जो होगा वो ऊंचाई का काम करेगा। एरिया जो होता है मेरे भाई आप लोग लिख लीजिए, एरिया जो होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। ऊंचाई कौन सी लेनी है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने आधार कौन सा लिया है। अगर आधार ये लिया है तो ऊंचाई ये वाली लेनी होगी, और अगर आधार आपने ये वाला लिया है तो ऊंचाई आप लोगों को ये वाली लेनी होगी। ये बात समझ में आ गई क्या? है ना।
अगर मैं आप लोगों से इसका एरिया पूछना चाहता हूं, मैंने ये आधार ले लिया और तो ऊंचाई क्या लेनी होगी, ये लेनी होगी, क्या इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने ये आधार ले लिया है बी, तो ऊंचाई मुझे क्या ये लेनी पड़ेगी, क्या इससे भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो मेरे भाई जब दोनों ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल है तो क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं। ये वाला कंक्लूजन आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जब भी समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन देता है तो 90% जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा होता है। कोई सी भी तीन चीजें आप लोगों को देगा और चौथी चीज आप लोगों से पूछेगा। वो कह सकता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ये है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ये है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, ये छोटी भुजा है, इनके बीच की दूरी ये है, यानी h2 दी हुई है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी h1 आपसे पूछना चाह रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा कि जब भी तीन चीजें देके चौथी चीज आप लोगों से पूछी जाती है तो हमेशा आप लोग इस वाले कंक्लूजन का यूज कर रहे होंगे। बस ये समझिएगा कि क्षेत्रफल जो होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। ऊंचाई कौन सी लेनी है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आधार मैंने कौन सा लिया है। आधार अगर ये लिया है तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा वो ऊंचाई का काम करेगा। अगर आधार ये लिया है तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा वो ऊंचाई का काम करेगा। दोनों ही तरीके से जो है वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके सामने निकल के आएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात यहीं पे करता हूं, दूसरे पॉइंट की बात यहीं पे करता हूं, अगर कभी भी समांतर चतुर्भुज का परिमाप आप लोगों से पूछ लिया जाता है या पेरीमीटर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो पेरीमीटर की एक ही डेफिनेशन है, सारी भुजाओं को जोड़ दो। सारी भुजाओं को जोड़ोगे, ये एल है तो सामने की भुजा ये एल होगी, ये बी है तो ये बी हो जाएगी। यानी जब आप चारों भुजाओं को जोड़ रहे होंगे तो उसका परिमाप भी उतना ही आ जाएगा जितना कि हम लोगों का आयत का आया था। ठीक है भाई, अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों से बताने जा रहा हूं जिस पर क्वेश्चन तमाम तरीके के बनते हैं, उस चीज को थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखिएगा। मैंने कहा एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी लंबाई जो है वो 15 मीटर आप लोगों को दी हुई है, इसकी चौड़ाई जो है वो 9 मीटर आप लोगों को दी हुई है, और इसकी जो है ये वाली लंबाई जो है, एक विकर्ण जो है वो आप लोगों को कितना दिया हुआ है, वो आप लोगों को जो है वो 17 मीटर आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने आप लोगों से एरिया पूछ लिया। एरिया का फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई होता है, तो अब हम इसमें कैसे ऊंचाई निकालें। तो जब भी आप लोगों को दो भुजा देके और एक विकर्ण देके आप लोगों से एरिया पूछा जाए तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा के आया हूं। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट बच्चे, उससे आप लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना, और जैसे ही इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे जस्ट उसका डबल कर देना, क्योंकि जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, और उसके एरिया को जस्ट डबल कर देंगे तो पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया आपके सामने निकल के आ जाएगा। पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया आपके सामने दोस्त निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चार तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार ये है, ऊंचाई ये है, क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। एक दूसरा क्वेश्चन इस वाली थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये है, बड़ी भुजा के बीच की दूरी ये है, तो छोटी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर खत्म। ठीक है, एक परिमाप का आपसे पूछ सकता है, और चौथा आप लोगों से कहेगा एक समांतर चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से ये है और उसका एक विकर्ण जो है ये है, तो उसका एरिया कितना होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूले से उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, जस्ट उसका डबल कर दोगे तो मेरे भाई उसका पैरेललोग्राम का एरिया आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या चारों बातें क्लियर है। चारों बातें क्लियर है तो एक बार थम्सअप करेंगे मेरे सभी साथी। चारों बातें क्लियर है तो मेरे भाई एक बार थम्सअप कर दीजिए, बोलो। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हेडिंग डालिए समचतुर्भुज, हेडिंग डालिए समचतुर्भुज।
जिसे कहा जाता है इंग्लिश में रोहम्बस बोला जाता है। इंपोर्टेंट टॉपिक है, तमाम तरीके के क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से पढ़िएगा, है ना, बहुत शांति से चीजों को देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। समचतुर्भुज क्या होता है? सम मतलब समान और चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला बहुभुज, जिसकी चारों भुजा समान होती हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे चतुर्भुज को हम लोग जो कहते हैं वो समचतुर्भुज कहते हैं। तो आप कहोगे ये तो जी वर्ग में भी होता था, तो वर्ग और इसमें क्या डिफरेंस है? तो मेरे भाई वर्ग और इसमें यह डिफरेंस है कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता था, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। अगर समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो यह समचतुर्भुज भी वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसके विकर्ण बराबर होते हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, विकर्णों का ही सारा खेल है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। पहले टाइप का क्वेश्चन यहां से वो आपसे पूछेगा भाई साहब क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल के तमाम क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है और एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण को आधे आधे में बांटेगा। यानी इस विकर्ण ने इस विकर्ण को आधे आधे में बांट दिया होगा, इस विकर्ण ने इस विकर्ण को आधे आधे में बांट दिया होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है और एक विकर्ण जो होता है दूसरे विकर्ण को आधे आधे में बांटता है, ठीक है। अगर कभी भी आप लोगों से कहे कि एक समचतुर्भुज है जिसके आधार की लंबाई ये है और ऊंचाई ये दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसी एरिया के फॉर्मूले को यहां लगा देना, इससे भी मेरे दोस्त आप लोगों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लेकिन यह लगेगा तब जब आधार और ऊंचाई जो है वो मेरे भाई दोनों दी होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको विकर्णों के बारे में जानकारी दी हुई है या आप विकर्णों के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं तो विकर्णों के रूप में क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 जो है वो पहला विकर्ण है, d2 जो है वो दूसरा विकर्ण है। अगर दोनों विकर्णों की गुणा करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके सामने जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी ये क्वेश्चन को देख के आप लोगों को डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर समचतुर्भुज भी बोला हुआ है और आधार और ऊंचाई भी बोली हुई है तो आप हमेशा इस फॉर्मूले से उसका एरिया निकाल देंगे। लेकिन समचतुर्भुज बोला है और विकर्णों के बारे में जानकारी दी हुई है या विकर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल रहे हो। दोनों ही फॉर्मूले से क्षेत्रफल जो है वो समान आने वाला है, ठीक है भाई। तीसरी बात यह है कि अगर इसका परिमाप पूछा जाता है, अगर इसका परिमाप आप लोगों से पूछा जाता है तो इसका जो परिमाप होता है वो 4a होता है, क्योंकि परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है और चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे, चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, वही परिमाप हो जाएगा, यानी कि वो 4a हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कि इसकी साइड और डायगोनल में रहता है। तो जब भी आप लोगों को एक डायगोनल और एक साइड दे दी जाए और दूसरे डायगोनल के बारे में आपसे जानकारी मांगी जाए तो मेरे दोस्त एक रिलेशन याद रखना कि 4a स्क्वायर जो रहता है वो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर के बराबर रहता है। यह रिलेशन याद रखना। इस रिलेशन का तब यूज होगा जब कोई सी भी दो चीज देगा और तीसरी चीज के बारे में या तो पूछा जाएगा या तीसरी चीज की कहीं आवश्यकता पड़ रही होगी, तो इस वाले कॉन्सेप्ट से आप उस तीसरी चीज को निकाल पाएंगे। मैंने कहा एक विकर्ण दे दिया, एक भुजा दे दी, दूसरा विकर्ण आपसे पूछ लिया, दो विकर्ण दे दिए, भुजा आपसे पूछ ली है। या तो दो चीज देके एक चीज आपसे पूछेगा तो भी यही रिलेशन लगाना है, या फिर आप लोगों को बच्चे दो चीज देके और आपसे कोई ऐसी चीज पूछ ली है जिसमें तीसरी चीज की भी जरूरत है तो भी आप लोगों को यही रिलेशन दोस्त मेरे लगाना है। ये बात समझ में आ गई। विकर्ण से परिमाप कैसे? भाई परिमाप कहां निकल रहा हूं, पहले विकर्ण अगर दिए हुए हैं तो भुजा को निकालना यहां से और भुजा निकालोगे तो परिमाप निकाल देना यहां से, ठीक है। भुजा आपके सामने आ गई, 4 की गुणा कर देना, परिमाप आ जाएगा।
तो ये चीजें समचतुर्भुज के अंदर होती हैं। बाकी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, वहां हम लोग जो है और चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक बार इसको सारी चीजों को नोट कर लीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिएगा मेरे भाई कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। केवल और केवल 30 सेकंड का टॉपिक है, 1 मिनट का टॉपिक है ज्यादा से ज्यादा। समलंब चतुर्भुज क्या होता है ये आपने लिख लिया होगा मेरे भाई। तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, हेडिंग डालिएगा मेरे भाई। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रपेजियम कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा जो रहता है वो समांतर रेखाओं का रहता है। एक जोड़ा जो रहता है वो समांतर रेखाओं का रहता है। समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन, समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा जो रहता है वो समांतर रेखाओं का रहता है। अगर मैं इसकी लंबाई को a मान लूं, इसकी लंबाई को b मान लूं और इनके बीच की दूरी को h मान लूं, तो मेरे दोस्त यहां पे वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। हमेशा क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 होता है। a प्लस b समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। इसी पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे और उन क्वेश्चंस को दोस्त हम लोग बहुत बारीकी से देख भी रहे होंगे। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसमें एक फॉर्मूला कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन की वैरायटी जो है वो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर बताने की बात करूं तो केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो बताऊंगा वो क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो थे वो आप लोगों के क्वाड्रिलेटरल खत्म हो चुका है, यानी कि चतुर्भुज आप लोगों के खत्म हो चुके हैं। अब जो कल की क्लास में होंगे इनसे आगे के क्वेश्चन चलेंगे। 40 मिनट जो है हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और फिर 10, 15, 20 मिनट में थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा। थ्योरी में मुझे केवल और केवल आप लोगों को अब वृत्त के बारे में जानकारी देनी है। वृत्त और अर्धवृत्त आप लोगों को पढ़ाना है, त्रिज्यखंड पढ़ाना है। ये बस 3 चीजें पढ़ानी है जो कि 10 मिनट का टॉपिक है। इन 10 मिनट में मेरे भाई हम लोग क्या कर रहे होंगे, थ्योरी पार्ट को खत्म कर लेंगे। पहले 40-50 मिनट जो है हम लोग क्वेश्चंस को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना और लगातार पढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए। वैकेंसीज को आना होगा, वैकेंसीज आएंगी, लेकिन उस चीज का वेट मत करिए कि जब कोई हलचल होगी तब पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं, अभी से पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं एक बात बता देता हूं, कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, लोग अच्छे अच्छे नंबर लेके आएंगे। तब ये मत कहना कि ये नंबर इतने कैसे आ गए। ठीक है, पढ़ोगे अभी से तो आप भी अच्छे अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।